एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि टॉपिक डिटर्मिनेंट से है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, अ स्कूल इज फॉर्मिंग अ म्यूजिक बैंड फॉर द एनुअल फेस्टिवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से हैं? गिटार, ड्रम्स एंड कीबोर्ड्स। द बैंड हैज़ टू मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। बैंड बनाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन जो है उनको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी 9। 9 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो सकते। सेकेंड, द टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी ₹52,000। सारे इंस्ट्रूमेंट पे कितना खर्चा करना है? 52,000। एक गिटार की कीमत कितनी है? 5,000 रुपये। एक ड्रम की कीमत कितनी है? 7,000 रुपये। एक कीबोर्ड की कीमत कितनी है? 4,000 रुपये। थर्ड कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ गिटार्स प्लस ड्रम्स टुगेदर मस्ट बी डबल द नंबर ऑफ कीबोर्ड्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या है, ऑब्वियसली उन्होंने ये जानना चाहते होंगे वो कि कितने गिटार, कितने ड्रम्स, कितने कीबोर्ड्स जो हैं वो परचेज़ किए जाएं। ठीक है, तो हम यहीं से क्या करते हैं, एक बार सपोज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ, पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था हमारा? गिटार। तो गिटार से शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ गिटार्स बोट इज इक्वल टू एक्स। मान लो कि उन्होंने गिटार्स कितनी परचेज की हैं? एक्स। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? ड्रम्स। तो मान लो उन्होंने ड्रम्स कितने परचेज किए हैं? वाई। थर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या था? कीबोर्ड्स। तो मान लो कि उन्होंने कीबोर्ड्स जो परचेज किए हैं वो किए हैं जेड। ठीक है, अब पहली कंडीशन में दोबारा से पढ़ूंगा क्योंकि इससे हमारी इक्वेशंस बनेंगी। द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी 9। तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को प्लस करके कितना आ रहा है? 9। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो कि फर्स्ट कंडीशन से बन गई। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ₹52,000। सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे 52,000 रुपीज़ लगाने हैं। एक एक जो इंस्ट्रूमेंट उसका रेट साथ में बताया गया है ब्रैकेट में। तो अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। एक गिटार कितने की है? 5,000 रुपये की। हम कितनी परचेज कर रहे हैं? एक्स। तो टोटल गिटार्स पे कितना खर्चा होगा? 5,000 इंटू एक्स। उसी तरह से एक जो ड्रम है वो कितने का है? 7,000 का। और हम कितने ड्रम परचेज कर रहे हैं? वाई। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से वाई ड्रम्स को परचेज करेंगे तो 7,000 इंटू वाई टोटल हमारा पैसा लगेगा। कीबोर्ड जो है, एक कीबोर्ड है 4,000 का। हम कितने परचेज कर रहे हैं? जेड। तो 4,000 को अगर जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि कीबोर्ड्स पे कितना खर्चा हमने किया है। और टोटल खर्चा उन्होंने शुरू में बताया था कि 52,000 करना है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आगे, द नंबर ऑफ गिटार्स प्लस ड्रम्स टुगेदर मस्ट बी डबल द नंबर ऑफ कीबोर्ड्स। गिटार्स और ड्रम्स का प्लस करके जितने इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे वो डबल होना चाहिए कीबोर्ड्स का। तो अभी मैं पहले गिटार लिखता हूँ, एक्स गिटार हमने परचेज की है, फिर मैं प्लस करता हूँ उसमें ड्रम्स कितने हैं? वाई। और ये कितना होना चाहिए? डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ कीबोर्ड्स। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ जो कि हमारा लिखने का एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारी 3 इक्वेशन है बच्चों, रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, विद द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखिए,
represent the system ax is equal to b with common notations the students oftenly use। ax भी मतलब क्या है कि जो कॉमन नोटेशन जैसे कि बुक्स में होती है उसी नोटेशन के हिसाब से हमने क्या लिखना है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो पहले मैं बनाऊंगा यहाँ से कैपिटल ए। कैपिटल ए मैट्रिक्स कौन सा होगा बच्चों, ये होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ से x का कोफिशिएंट उठाऊँ ये है 1, यहाँ से y का कोफिशिएंट मतलब y के आगे क्या है 1, यहाँ पे z के आगे क्या है 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से x के आगे देखो क्या है 5000, y के आगे देखो क्या है 7000, z के आगे क्या है 4000। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में x के आगे देखो कुछ नहीं लिखा तो 1 है, y के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, z के आगे क्या है -2। तो इसको हम क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी अक्सर बोलते हैं। अब मैं बना रहा हूँ x मैट्रिक्स, कैपिटल x मैट्रिक्स। वो कैसे बनता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स जो हमने फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि मेरे को x, y और z फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं अगर कॉलम में लिखूँ तो ये मेरा बन जाएगा कैपिटल x मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल b मैट्रिक्स पे। कैपिटल b मैट्रिक्स कहाँ से उठाएंगे, तो कैपिटल b मैट्रिक्स जो है जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 52,000 है, यहाँ पे 0 है, तो इसको अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स में लिखूँ तो ये बन जाएगा मेरा बी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अभी बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए हमें, ठीक है। अब मैं लिखने वाला हूँ, तो क्या है राइट हैंड साइड पे जैसे मैंने बताया था क्या है 9, सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे क्या है 52,000, थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो ये हमारा बन गया ए एक्स और बी। मगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करो तो यहाँ पे उसने कहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमें कुछ इस तरह से इसको छोड़ना है ताकि हम क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको अच्छी तरह से पूरा कर सकें। तो अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं लिखूँगा ए मैट्रिक्स, इनटू में मैं लिखूँगा एक्स मैट्रिक्स जो कि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है, उसके बाद मैं लिखूँगा इक्वल टू के बाद बी मैट्रिक्स। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड थी। अब चलो पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए मैट्रिक्स, स्टेट वेदर द सॉल्यूशन इज यूनिक और नॉट, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट शुरू करने वाला हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये रहा हमारा ए मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूं तो मैं यहाँ पे साइन बनाता हूँ पहले, ठीक है। ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। कुछ इसी तरह से हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 1, तो मैं ये वाली रो छोड़ दूंगा, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा, तो अब मेरे पास बचेगा 7000 इंटू -2, फिर एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये है जाएगा 1 इंटू 4000। अब मैं आगे आऊँगा सेकेंड एलिमेंट पे, वो क्या है -1। तो यहाँ पे ये वाला 1 है, वो वाली रो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इस तरह से वो वाला कॉलम छोड़ दूंगा। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5000 को -2 से, एक नेगेटिव हमने लगाना है, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 को 4000 के साथ। अब मैं आता हूँ थर्ड एलिमेंट जो क्या है प्लस का 1। अब यहाँ ये 1 बैठा हुआ है, वो वाली रो और कॉलम को आपने वर्चुअली डिलीट कर देना है। उसके बाद जो एंट्रीज बची हैं वो है 5000 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी मैं,
माइनस इसको इसके साथ 1 इंटू 7,000। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे बन गया बच्चों -14,000 -4,000, यहाँ पे है -10,000 -4,000 5,000 -7,000। आगे फर्स्ट ब्रैकेट में बना है -18,000, सेकेंड ब्रैकेट में नेगेटिव साइन को देखते हुए बन गया पॉजिटिव का 14,000, थर्ड ब्रैकेट में बना है -2,000। अब ओवरऑल क्या है, 20 और 14 माइनस करके आ जाएगा -6,000। तो ये आ गया बच्चों हमारा डिटर्मिनेंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। उसने पूछा था कि डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, वो है -6,000। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या है। स्टेट वेदर द सोल्यूशन इज़ यूनिक और नॉट। अब आते हैं इस पे। हमें जैसे कि पता है कि अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो नॉन ज़ीरो जब आ जाए तो हमने क्या लिखना होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये आपने कंडीशन पढ़ी होंगी सारी डिटर्मिनेंट्स में। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखो यही हमारे सिलेबस में बच्चों, मैट्रिक्स मेथड के साथ हमने क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए थर्ड पार्ट अब करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए तो मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी। ठीक है, थर्ड पार्ट में अब सबसे पहले क्या है, अब सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा ए का एडजॉइंट। तो अभी पहले मैं ए लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा एडजॉइंट पे बात करते हैं। ए मैट्रिक्स था हमारा बच्चों ये वाला 1 1 1 5,000 7,000 और क्या है 4,000 देन 1 1 -2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। तो अभी मैं A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा। वो कैसे निकालते हैं, -1 1 इंटू इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, अब इसको मल्टीप्लाई करो। ये है माइनस, थोड़ा इसको मैं करेक्ट करके लिखता हूँ। ठीक है, -14,000 और यहाँ पे आ गया -4,000। तो ये बन गया बेटे -18,000। ठीक है, अब सेकेंड निकालता हूँ मैं कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर। ठीक है, अब क्या लगाओगे आप, -1 ये ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, इन दोनों का +1 +2। अब क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा 5,000 को इससे मल्टीप्लाई और 1 को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 5,000 इंटू -2 -1 इंटू 4,000। तो बाहर एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे माइनस का 10,000 है और आगे हमारा माइनस का ही 4,000 बना है। कुल मिलाकर ये बन गया प्लस का 14,000। अब इसका कोफैक्टर निकालूंगा मैं, A13 में क्या करना है, -1 1 + 3 कहाँ से आता है, यहाँ से। अब अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा इसका, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये छोड़ने पड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 5,000 इंटू 1 माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 7,000। तो बाहर तो -1 की इवन पावर है तो पॉजिटिव आ गया।
अंदर कैलकुलेशन की तो क्या बना बच्चों, -2000। तो इसी तरह से क्या है, ये मैंने 3 कोफैक्टर्स आपको निकाल के दिखा दिए बच्चों, ठीक है। आप आगे वाले जो कोफैक्टर्स हैं, जैसे ये वाले आप खुद निकालोगे, A21 निकालना, A22 निकालना, A23 निकाल लेना, फिर A31, A32, A33 निकालना, ठीक है। उसके बाद मैं अब लिखूँगा डायरेक्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपका क्या आएगा, सो दैट कि आप कैलकुलेशन मैच कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर्स को, पहले जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाए थे वो वाले कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले निकाला था -14,000 ये वाला, ओके, फिर 14,000, फिर -2,000, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था आप कोफैक्टर्स लिखना, ठीक है, अपने। तो आप इससे मैच करना कि क्या आपके कोफैक्टर्स वाकई ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये आ गया। अब एक बात का ध्यान आपने रखना है कि ये हमने कोफैक्टर्स रखे हैं एलिमेंट्स की जगह पे, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज अभी करना है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं आया, एडजॉइंट कब आएगा, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है ये है इसका एडजॉइंट। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो आपकी फर्स्ट रो है उसको आप बना दोगे फर्स्ट कॉलम। तो ये आप देख रहे हो मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, ये मैंने सेकंड रो उठा ली, ठीक है। अब उसको मैं सेकंड कॉलम लिख रहा हूँ। अब मैंने थर्ड रो को उठा लिया, उसको मैं लिख रहा हूँ थर्ड कॉलम। तो ये आप मैच करोगे बच्चों, सही है। अब हमने क्या करना है, अभी ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारा आया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा डिटर्मिनेंट भाई, -6,000। तो यहाँ पे फिल करूँगा मैं 1/-6,000 और इसके साथ मैं रखूँगा जो अभी अभी मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चलता जाएगा क्वेश्चन हमारा। यहाँ इक्वेशन सॉल्व करनी है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो बच्चों होता ही है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको करो मल्टीप्लाई। अब जब ये 1/-6,000 अंदर जाएगा तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन इस तरह से आएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -7/3, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन को कैंसिल करके मैं लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, देन 1/3, देन 0 एंड -1/3, करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं x की ओर, ठीक है। x कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल X का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स अभी मैं ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करूँगा, जो आपको नज़र आ रहा है इसी को मैं लिख रहा हूँ A इनवर्स, ये है, ये हो गया A इनवर्स। अभी B मैट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, B मैट्रिक्स हमारा क्या था, ठीक है। ये रहा बच्चों, ये रहा B मैट्रिक्स। तो इसके एंट्रीज को आप ध्यान में रखो, अभी मैं नीचे लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये थी 9 थी पहली एंट्री, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। बस आपने कंसंट्रेशन बना के रखनी है कि कैसे कैसे चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये रूल आपको पता होगा बच्चों सभी को कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली रो इस तरफ जाती है और इस कॉलम के हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होती जाती है, ठीक है। उसी तरह से मैं कर रहा हूँ। अभी पहली रो को मैंने कर दिया कॉलम के साथ, अब मैं दूसरी रो को उठाऊंगा, -7/3,
ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2000 ये 52,000 से मल्टीप्लाई होगा, -1/6 ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इस रो को उठा रहा हूँ, ठीक है, थर्ड रो को किसके साथ, एक ही कॉलम है उसके साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे 1/3 इंटू 9, 0 इंटू 52,000 -1/3 इंटू 0। देखते हैं क्या बनता है कैलकुलेशन में। तो व्हाट आई फील कि यहाँ पे बन रहा है 27 -26, तो ये आया है। यहाँ पे आ रहा है -21 + 26, यहाँ पे आ रहा है 3। तो आफ्टर सर्टन कैलकुलेशन वी रीच्ड टू दिस पॉइंट। और कैपिटल एक्स क्या होता है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स ये है। तो अब मैं कंपेयर करके बोल सकता हूँ कि x मेरा आया है 1, y मेरा आया है 5 और z आया है 3। मतलब क्या है कि वो एक गिटार खरीदे भाई, और 5 जो है ड्रम्स खरीदें, और 3 जो है कीबोर्ड्स खरीदें, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये सेकंड जो है, सॉरी सेकंड नहीं, ये मेरा थर्ड पार्ट मेरा कवर हो चुका है। बाकी देखते हैं क्या है, हाँ ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट को पढ़ते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 व्हाट वुड इट मीन फॉर द बैंड्स प्लानिंग, कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो भाई क्या करते प्लानिंग, बैंड की जो है, सॉरी बैंड की, नॉट ब्रांड, बैंड की प्लानिंग जो है वो क्या होती। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने वाला हूँ। चलिए, फोर्थ पार्ट में उसने बताया है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, तो हमें क्या पता है कि भाई थ्योरी में बताया है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो या तो नो सोल्यूशन आएगा। भाई नो सोल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ही नहीं आएंगी आपकी, ठीक है। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ये आपको बच्चों पता होनी चाहिए कि इसमें से कोई भी सीन क्रिएट हो सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 आ गया तो या तो नो सोल्यूशन होगा, मतलब भी एक्स वाई जेड की अगर वैल्यूज़ ही नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या, कितने गिटार खरीदें, कितने ड्रम्स खरीदें, कितने कीबोर्ड्स खरीदें, तो इसमें बैंड बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए तो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी कि कितनी गिटार खरीदें, कितने ड्रम्स खरीदें, कितने कीबोर्ड्स खरीदें, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बैंड जो है कुड नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, इन दिस केस जो बैंड बनाने जा रहे हैं बच्चे वो क्या है, कुडंट बी फॉर्म्ड, वो बनेगा ही नहीं भाई, क्योंकि वहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 0 है, तो वहाँ पे ये दो सिचुएशन हमारे आगे आके खड़ी हो जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, कैन यू थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन इन रियल लाइफ इन विच डिटर्मिनेंट कैन हेल्प अस इन प्लानिंग। अब वो एक क्वेश्चन जो है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ये हमारे से पूछा गया कि भाई ये तो एक सीन आपको बता दिया कि कैसे बैंड बनाने के लिए क्या क्या है, तो क्या हम रियल लाइफ में कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट हमारी मदद कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे है यस इट्स पॉसिबल, क्योंकि सिचुएशन ही चाहिए ना, डिटर्मिनेंट क्या है वो सिचुएशंस को ही सॉर्ट आउट करके बताता है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मान लो हमें कोई टूर जो है, ठीक है, उसकी प्लानिंग करनी है, टूर प्लानिंग करनी है, तो इसमें डिटर्मिनेंट जो है इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि भाई कहाँ कहाँ जाना है, मान लो 3 जगह पे जाना है हमने, कोई भी डेस्टिनेशन बना लो, ठीक है, कितने हमने, हमारा खर्चा क्या है वहाँ पे, है ना, एक्सपेंडिचर क्या है, या हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे बजट क्या है, ठीक है, हमने कितने कितने दिन रहने का प्रोग्राम बनाया है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम कोई भी टूर की प्लानिंग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ जाना है, कितने दिन जाना है,
तो हम अपनी कंडीशन लगा लगा के उसको चेक कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है स्क्रॉल करके देख लेते हैं। व्हाट आई फील कि हमने ख़त्म कर लिए हैं 5 के 5 पार्ट। यस, तो इसी के साथ हमारा ये केस स्टडी यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अब आगे केस स्टडी आपको मिलेगा, मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब चैनल पे, उसको आप सॉल्व करना। उसके बाद 24 आवर्स के बाद आप उसको अपने सोल्यूशन के साथ मेरे सोल्यूशन से मैच कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।